अच्छा देखो, सीए फाउंडेशन ऑलमोस्ट कुछ लोग नया होगा, कुछ लोग दे चुका, कुछ लोग बीकॉम से आया है तो वैसे भूल गया। बट कोई बात नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अकाउंट्स का डिस्कशन से पहले तुम लोग को सिलेबस पता होना चाहिए अकाउंट्स का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइट। एंड सीए फाउंडेशन का स्ट्रक्चर पता है अपने को। सीए फाउंडेशन में टोटल आप लोग के 4 पेपर है, क्लियर है। कौन से पेपर? पेपर 1 तुम लोग का होगा अकाउंट्स, पेपर 2 लॉ, पेपर 3 मैथ्स, पेपर 4 इकोनॉमिक्स। ये 4 पिलर है। एक चेयर के 4 पिलर होते हैं ना, 4 पैर, एक भी गिरेगा तो तुम लोग खत्म। ओवरऑल हमें इन 4 पेपर्स को अच्छे से टारगेट करना है सो दैट वी कैन स्कोर बेयर मिनिमम 250। आपको 200 प्लान ही नहीं करना। इफ आप 200 प्लान करोगे तो प्रॉब्लम है, राइट। 250 प्लान करेंगे, कम से कम मिनिमम 250, और ऊपर में जितना आएगा चलेगा। अब ये 250 कैसे आएगा? किसी का ये सब्जेक्ट फेवरेट होगा, किसी का ये होगा, किसी का ये होगा, किसी का ये होगा। बट ट्रस्ट मी, एट अ फाउंडेशन लेवल द मोस्ट स्कोरेबल सब्जेक्ट नंबर 1 कम्स टू दिस। ये बहुत ही स्कोरेबल सब्जेक्ट होगा आप लोग के लिए, बिकॉज कंटेंट वाइज भी कम है एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस होता है। आप इसके एमसीक्यूज, और ये पूरा एमसीक्यू पैटर्न है अपना। दिस इज योर एमसीक्यू, दिस इज योर एमसीक्यू, ये सब्जेक्टिव होगा और ये सब्जेक्टिव होगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसा होगा जो ऑलरेडी एक बार फाउंडेशन दे चुका होगा, तो देयर इज अ चेंज इन सिलेबस। अब ये जानना पड़ेगा सिलेबस कौन से सब्जेक्ट में चेंज हुआ है। अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, इन तीनों का सिलेबस चेंज हुआ है, राइट। इकोनॉमिक्स में जो चेंज हुआ है, क्या वो अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ आप लोग का बीसी के पार्ट डिलीट हो गया। उसमें आपको याद करना पड़ता था डायरेक्टर्स के नाम, चेयरमैन के नाम, एंड वो थोड़ा सा अजीबो गरीब हो जाता था जब रटने की बात आए। तो बहुत अच्छा हुआ यहाँ से वो वाला पार्ट बीसी के डिलीट। 100% अब आपका एमसीक्यू पेपर जो इकोनॉमिक्स का रहेगा। इज इट क्लियर? मैथ सेम है जैसा पहले था, हल्का फुल्का छोटा मोटा माइनर चेंजेस है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लॉ में एक अच्छा पार्ट था जो स्कोरेबल था, दो आप लोग का उस पार्ट में कमांड इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट स्टिल एग्जाम में कुछ भी लिख के आते थे और स्कोर मिलता था। दैट वाज द बीसीआर, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश, वो बात अलग है कि आप लोग का इंग्लिश है, इंग्लिश है ही नहीं। आप लोग को प्रॉपर लिखने दे तो अजीबो गरीब लैंग्वेज में लिखते हो, बट स्टिल आईसीआई अपना भर पेट के मार्क्स देता था बीसीआर के अंदर में। बट अनफॉर्चुनेटली वो गया, तो प्योरली लॉ रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आपके लिए यही होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो होने वाला है, लॉ होने वाला है। बिकॉज आपने एचएस लेवल में अकाउंट्स पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं, 110% पढ़ाई होगा। हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड से अभी ज्वाइन किया है डायरेक्ट फाउंडेशन में, उसका बात अलग है, बट अकाउंट्स पढ़ रखा होगा, मैथ्स टच किया हुआ होगा, इकोनॉमिक्स देखा हुआ रहता है, बट लॉ आप नहीं देखते हो। इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। क्या इस टाइप का लॉ में हर एक बच्चे के लिए 90-80 स्कोर करना पॉसिबल है क्या? टफ है, बिकॉज इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव पेपर जहां पे क्रिएटिविटी चाहिए। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ईच एंड एवरी ब्रेन कैन स्कोर 80-90 ओवर हियर, बट ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ यू कैन स्कोर 85 प्लस इन दिस सब्जेक्ट, 80 प्लस इन दिस सब्जेक्ट। मैं इसका इसलिए बैट नहीं खेलता बिकॉज आईसीआई इस पेपर के साथ बहुत खेलती है। आईसीआई को पता है कि सबसे गंदा सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑफ द बच्चों को जो लगता है वो ये लगता है, इसमें डर लगता है उनको। जब उनको डर लगता है तो एमसीक्यू बेस्ड है, और पेपर का लेवल ऐसा सेट किया जाता है कि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, बच्चे लोग 65, 60, 55, 50 इतना तो अटेम्प्ट करके आते हैं, डर डर के पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। हाँ, लास्ट प्रीवियस अटेम्प्ट जो गया था आईसीआई का मेहरबानी था, बहुत ही अच्छा पेपर था, सबने अच्छा स्कोर भी किया, बट यहाँ पे बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चाहिएगा। इज इट क्लियर? तो अपने को क्या करना है, यहां स्कोर करना है, और अरे कहां चला गया, और इस सब्जेक्ट में स्कोर करना है। क्लियर है? अब इसमें स्कोर क्यों करना है? देखो, ये पहला पेपर होगा जो आपका एग्जाम का होगा, एंड फर्स्ट पेपर जब अच्छा जाता है ना, बाकी 3 पेपर में मोटिवेशन रहता है, लेकिन पहला पेपर आपका हिल गया तो आपको ऐसे डर रहेगा, शिट यार मेरा लास्ट पेपर तो ऐसा हुआ, होगा या नहीं होगा, मैं आगे अच्छे से पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, एग्जाम देने के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। तो ये आपके लिए मोटिवेटिंग पेपर है।
एंड ये इसलिए इजी है बिकॉज कहीं ना कहीं आपने 11th-12th में पढ़ा है, जो ऑलरेडी बीकॉम में है तो उसने और ज्यादा थोड़ा पढ़ रखा है। हाँ ठीक है, साइंस बैकग्राउंड वालों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बट उन लोग सीख लेते हैं, रीजन बिहाइंड उनका डेडिकेशन अच्छा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने को बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, कम से कम टारगेट करना होगा, मिनिमम मिनिमम हमें इस सब्जेक्ट से कितना चाहिए, 75 प्लस मिनिमम लाना ही होगा। जब आप हाई स्कोर के लिए टारगेट करके पढ़ोगे ना, तो देखना नीचे में आके भी आप 60 पे तो रुक ही जाओगे, बट आप टारगेट करोगे 60 लाने का तो आपका स्कोर आता है 45-50। तो आपका टारगेट हाई होना पड़ेगा, कम से कम 75 प्लस चाहिए अपने को अकाउंट्स में। सिलेबस कवर अप हो जाएगा, चेंजेस क्या है क्या नहीं है अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो प्रीवियस जो अटेम्प्ट दे चुके हैं उन बच्चों के लिए सर्टेन 4 to 5 चैप्टर्स में चेंजेस है। क्या क्या चेंजेस है? आपका जो चैप्टर 1 था उसमें कोई चेंज नहीं है, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसके अंदर अराउंड 7 यूनिट्स है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, एकदम क्लास 11 से रिलेटेड। चैप्टर 2 देयर इज नो चेंज, चैप्टर 3 नो चेंज, चैप्टर 4 नो चेंज, चैप्टर 5 नो चेंज। बट चैप्टर 6 में बहुत बड़ा चेंजेस आया। यहाँ पे आप लोग कंसाइनमेंट, एवरेज, ड्यू डेट, अकाउंट करंट वो सब भी पढ़ते थे, अब वो नहीं है। देयर विल बी ओनली बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। अच्छी बात है, वो सारा हट गया, बट अच्छी बात क्यों नहीं है, क्योंकि सारे दूसरे टॉपिक्स ऐड हो गए। कुछ टॉपिक्स जो सीए इंटर लेवल में होते हैं अब वो आपको फाउंडेशन लेवल में सीखना पड़ेगा। क्लियर है? चैप्टर 7 इज द सेम जैसे पहले था, चैप्टर 8 भी सेम है, चैप्टर 9 एक नया सब्जेक्ट आया, नया चैप्टर, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, ये नया है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब जिसका 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड था उन्होंने क्लास 11 में इस सब्जेक्ट चैप्टर को शायद पढ़ा होगा। मैक्सिमम ऑफ द स्कूल्स क्या करती है, इस चैप्टर को हटा देती है, पढ़ाती ही नहीं है। फाइनल अकाउंट्स बोल के चैप्टर पढ़ाएंगे आपको क्लास 11 में, और लास्ट चैप्टर होता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो स्किप करवा देते हैं कि छोड़ो नहीं चाहिए, आगे बढ़ो 12th में 12th की पढ़ाई करेंगे। तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको ये नहीं आता होगा, एंड ट्रस्ट में चाहे 11 में पढ़ा हुआ हो, बट स्टिल ये एक ऐसा चैप्टर है जो सीए इंटर में होता था, और इस एक चैप्टर को सॉल्व करने में कभी कभी हाफ एन आवर 1 आवर चला जाता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, इतना बड़ा क्वेश्चन इससे बन सकता है, आई डोंट थिंक सो फाउंडेशन लेवल में उतना बड़ा क्वेश्चन आपका बनाया जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, बट स्टिल आई बिलीव एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। नया नया आया है तो माइट भी आपका अटेम्प्ट, जो जून अटेम्प्ट है ना, वो लकी अटेम्प्ट। यहाँ पे उन लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक साथ में पूरा टफ लेवल को नहीं डालेंगे, बट एक क्वेश्चन तो रहना चाहिए इस चैप्टर से। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा करके, ठीक है। तो ये नया है। देन पार्टनरशिप में फर्स्ट 5 यूनिट्स जो है वो सेम है जो प्रीवियस होता था, बट देयर इज अ न्यू एडिशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, जो पहले नहीं होता था, राइट। अब आप बोलोगे कि भैया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 12th में तो पढ़ा था, उससे थोड़ा सा एडवांस्ड है, कुछ कुछ कंसेप्ट जो आप 12th में नहीं पढ़ते हो वो एड ऑन हुए, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो 3-4 नए कंसेप्ट्स ऐड हो जाते हैं आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, और एलएलपी तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो वो प्योरली नया रहेगा, राइट। चैप्टर 11 कंपनी अकाउंट्स, पहले 3 यूनिट सेम है जो पहले प्रीवियस अटेम्प्ट में था, बट उसके बाद इन्होंने 3 यूनिट्स और ऐड कर दिए। अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू नया ऐड हुआ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नया ऐड हुआ, ये दोनों सीए इंटर लेवल में हुआ करता था, अब आपको फाउंडेशन लेवल में सीखना पड़ेगा, अब सीए इंटर से डिलीट हो गया ये। एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इफ आप लोकल बोर्ड्स, आसाम बोर्ड ये सब से हैं तो वहां पे आपने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ रखा होगा, बट यू बिलोंग फ्रॉम ए सीबीएसई बोर्ड तो वहां पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पिछले 2 साल से रिलेटेड है, नहीं सिखाते, उन लोग सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को सिखाते, राइट। बट इफ यू बिलोंग फ्रॉम आईएससी बोर्ड तो हाँ उनके रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रहता है, तो कुछ बोर्ड्स में है कुछ बोर्ड्स में नहीं है, तो आई बिलीव कि ये भी अपने को नहीं आता है। तो ओवरऑल ये समझ में आया 1 2 3 4 5 चैप्टर आपके नए, और क्या इन पांचों चैप्टर से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है 110%, पूरा पूरा चांसेस बनता है। अब वेटेज वाइज बात करें कि कैसे पेपर सेट होगा, उससे पहले चैप्टर वाइज वेटेज, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस देखो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो एंड आप 100 मार्क्स के पीछे नहीं भाग सकते, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, आपका प्लानिंग इतना साउंड होना पड़ेगा कि मैं 80 मार्क्स एग्जाम में पढ़ के जा रहा हूं ना तो मेरे को 80 तो आएगा, उस 80 के हेल्प से मैं बाकी 20 भी अटेम्प्ट कर सकता हूं,
इस तरह का प्रिपरेशन होना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ मिथ कि हम लोग 100 बचपन में होता था ना 12th में 100% सिलेबस करके जाएंगे इजीली 95 90, ऐसा नहीं होता है। सीए लेवल में जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होगा, यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ, आपको थोड़ा सा ट्रिक्स एंड आना पड़ेगा कि अच्छा ये टॉपिक थोड़ा सा माइनर सा, इसको हल्का पढ़ के जाएंगे तो चलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक होंगे। एंड मैं अभी डिस्कशन में आपको बताऊंगा कि आपका पेपर कैसे सेट होता है, तो उसमें आपको समझ में आएगा नहीं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम कुछ सेगमेंट को हल्का सा कम इंपॉर्टेंस देके भी एग्जाम में इक्विवेलेंट मार्क्स लेके आ सकते हैं। बिकॉज देखो क्या होगा, आप 100 मार्क के पीछे भागोगे, आपको डर रहेगा, भूलने का डर, सिली मिस्टेक का डर। लेकिन सपोज आपने 80 मार्क्स के पीछे भागे, 80 मार्क्स बहुत अच्छे से करके गए, वहां भूलने का और कुछ मिस्टेक करने का डर नहीं रहेगा, बिकॉज आपने ज्यादा टाइम रिवीजन पे डिवोट किया रदर देन कंप्लीटिंग द सिलेबस। एंड वही सक्सीड करेगा सीए में जो रिवीजन ज्यादा करता है। कवरिंग द सिलेबस इज नॉट अ बिग डील, कोई भी कर सकता है, कोई भी करवा सकता है, बट द मेन थिंग इज रिवीजन इन द क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे आप लोग एट अ फाउंडेशन लेवल, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, बट देयर इज नो लॉजिक ऑफ डूइंग दैट। आपको क्या करना है, आईसीआई का स्टडी मेट पूरा सॉल्व करना है। अब स्टडी मेट में क्या सॉल्व करना है, सारे इलस्ट्रेशंस, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स एंड एमसीक्यूज, कुछ भी नहीं छोड़ना है। स्टडी मेट, द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर आईसीआई स्टडी मेट, उसका कोना कोना टच करना है अपने को। एंड सारे एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यूज जितने हैं उसमें, वो सारे अच्छे से करने। वंस वी कवर अप दैट, मैं आप लोग को कंपाइलर्स दूंगा, दैट कंपाइलर विल कवर एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ठीक है, उतना कर लिया तो मोर देन एनफ है। उससे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर तो आप चाहे क्वेश्चंस करते रहो, कभी आएगा भी नहीं। आपको उतने ही कंटेंट को बहुत अच्छे से करना है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, 3 बार करो। ठीक है, ओवर द जर्नी आपके पास 3 मंथ्स ऑफ टाइम है, जून में अपना एग्जाम है, तो ये ध्यान रखना अभी लीनियंसी नहीं होना चाहिए। इफ आपका थोड़ा कम क्लासेस या फिर कम पढ़ाई हो रहा है, तो घर पे वेले मत बैठे रहो, कीप स्टडी, कुछ नया पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बार बार उसी टॉपिक को रिवीजन करो कि घर पे ही ऐसी लॉ लेके बैठ गए। कीप रीडिंग द बुक, यदि आप 2 पेज भी पढ़ोगे ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। बट आप अपने आप को डेडिकेटेड रखो कि नहीं, मेरे को सीए करना है तो मेरे को पढ़ाई से करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इफ आपको सीए मजाक मजाक में ज्वाइन किया तो नहीं होगा, ट्रस्ट मी, फाउंडेशन तो क्लियर कर लोगे, बट इंटर लेवल में लग जाएगी। इंटर लेवल आपके सीए जर्नी का टफेस्ट लेवल है। आप फाइनल निकाल पाओगे, फाउंडेशन निकाल पाओगे, बट इंटर के वेब में फंस के रह जाओगे इफ आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है। और वो डेडिकेशन कैसे आएगा, ऐसा तो है नहीं हम इंटर में जाएंगे और अचानक से डेडिकेशन आ जाएगा। फाउंडेशन लेवल से अपन को सोचना पड़ेगा कि मेरे को आगे क्या करना है। अभी पढ़ रहे हैं फाउंडेशन, बट एवरी टाइम वी हैव टू थिंक कि इंटर में मैं क्या करूंगा, कितना घंटा मुझे पढ़ना पड़ेगा, कितना नंबर ऑफ आवर्स का क्लासेस जाएगा। तो वो आप आज सोचोगे ना, तो फाउंडेशन इजीली निकल जाएगा। बट आप सिर्फ सोचोगे यार फाउंडेशन होगा या नहीं होगा, एक बार फाउंडेशन कर लेता हूँ, इफ भगवान का दया से हो गया तो फिर इंटर में ऐसे करेंगे, नहीं होगा। आपका मोटिवेशन हाई होने के लिए आपको इंटर का सोचना पड़ेगा, राइट। एक बिजनेसमैन कभी भी आपको लगता है कि प्रेजेंट के बारे में सोचता है, वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, अगला साल और कितना होगा, और कैसे ग्रो करूंगा, 5 इयर्स के बाद मैं अपने आप को कहां पहुंचा सकता हूं, ऐसे सोचता है ना। तो एज ए स्टूडेंट ब्रेन कंपटीशन में स्टे करने के लिए आपको वही सोचना पड़ेगा। क्लियर है, एक टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, यार कैसे सेमीफाइनल खेलूंगा, कैसे फाइनल खेलूंगा। वैसे ही आप लोग के लिए ये आपका लीग मैच है, फाउंडेशन इंटरमीडिएट सेमीफाइनल होगा और सीए फाइनल पूरा फाइनल मैच होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये समझ में आ गया कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है। क्लियर है। अब वेटेज वाइज देखो, अप्रोक्सीमेशन है, कोई एग्जैक्ट वेटेज नहीं है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 जितने भी कंटेंट है, दैट्स प्योरली फ्रॉम योर क्लास 11। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा मेमोरी इतना थोड़ा खराब है कि हम भूल जाते हैं सब। 12th में गए तो 11 का भूल गए, 12th के बाद बीकॉम में आए तो 12th का भूल गए। प्रॉब्लम ये है, इसलिए हमें वापस पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जब ओवर द जर्नी अपन अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, आपको कभी कभी फील होगा, अरे यार मैंने इसके लिए क्यों फीस दिया, ये सब तो मुझे आता था। बट आता तो है, बट आपको रिकॉल करवाना ही मेरा काम है। मैं आपको सीए फाउंडेशन लेवल में कुछ भी नया नहीं सिखा सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है, आपने 11 12 में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के छोटे छोटे सेल्स में फंसा हुआ है, मुझे बस उसको एक्सट्रैक्ट करना है फिर से। हाँ, व्हेन यू कम्स टू इंटर लेवल में आपको हर चैप्टर के बारे में सिखाता हूँ, उसमें मेरे को मजा आता है कि नई चीजें सीखने को मिलती है। बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी आता है। मैं क्या करूंगा, ओवर दिस 3 मंथ्स में आप लोग को रिवीजन करवाऊंगा,
एंड रिवीजन का तरीका बताऊंगा, कंपटीशन एग्जाम को पढ़ने का तरीका, शेड्यूल्स, प्लानिंग, एवरीथिंग, वो मेरा काम, ठीक है। तो अब देखो चैप्टर नंबर 7 तक अपना पूरा क्लास 11 का बुक है, सारे चैप्टर आपके क्लास 11 में थे, जर्नल, लेजर, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, ठीक है। बस ये नहीं था एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, ये ना क्लास 11 में था ना ही आपके क्लास 12 में था, एचएस लेवल में आप इसको नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा नया चैप्टर है जो आप फाउंडेशन लेवल में पढ़ते हो, बाकी सारा ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो आपने क्लास 11 में नहीं पढ़ा होगा। देखो दो चैप्टर को मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो आपका क्लास 11 में नहीं था, एक इन्वेंट्रीज और फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ये नहीं था, बाकी सब थे, ठीक है। अब ये हो गया जो चैप्टर 7 तक है, ये आपका आईसीआई का मॉड्यूल 1 है। Module 1 will cover these entire 7 chapters, whereas Module 2 starts from chapter 8. यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होता है, and this is the most important book for your CA फाउंडेशन एग्जाम। किसी को भी 60 प्लस या 70 प्लस लेके आना है, मॉड्यूल 2 से प्यार होना चाहिए। किसी के कमांड में मॉड्यूल 2 है वो फेल हो ही नहीं सकता, उसको 110% 65-70 प्लस आएगा। बट मॉड्यूल 2 बड़ा है, मॉड्यूल 2 के सारे चैप्टर्स बड़े हैं, एक एक चैप्टर से मिनिमम 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और ऊपर में उसी चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 मार्क का ही बनेगा, 15 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, बट मिनिमम 10 मार्क्स तो ईच एंड एवरी चैप्टर लेके जाएगा आपका। जैसे एनपीओ है, कम से कम 10 मार्क, ऊपर में 15 मार्क 20 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्लियर है। देन चैप्टर 9 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नया चैप्टर है, बट ट्रस्ट में मैंने इंटर लेवल में इसको पढ़ा है, इजी है बट बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है इससे। अब आपको शायद इतने बड़े क्वेश्चन अभी इनिशियली नहीं हो, धीरे धीरे जब लेवल्स बदलेगा, फाउंडेशन का लेवल चेंज होगा, उनको नए क्वेश्चंस डालने होंगे तो वो वहीं से डालेंगे इंटर लेवल से, तो वहां पे 20 मार्क का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बन सकता है। इतना कुछ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर में, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मिनिमम आईसीआई डालेगा तो 10 मार्क का क्वेश्चन तो डालेगा, उससे नीचे नहीं डालना चाहिए। 5 मार्क का क्वेश्चन बनता नहीं है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, बहुत ही एकदम पिद्दू सा क्वेश्चन बना दिया तो बात अलग है, 5 मार्क का 5 मिनट में हो जाएगा, बट 10 मार्क मुझे लगता है बेयर मिनिमम देके जाएगा। पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, एचएस लेवल में भी बहुत नंबर ऑफ लेक्चर्स हम डिवोट करते हैं पार्टनरशिप को कवर करने के लिए, बट जितना एचएस लेवल में टाइम डिवोट करना होता है उतना अपन यहाँ नहीं करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ आवर्स जो हमारी क्लासेस का है वो थोड़ा ज्यादा होगा, एंड अज्यूमिंग कि कुछ हद तक आपको थोड़ा बहुत आता है तो उससे मेरे को स्पीड मिल जाएगा और पार्टनरशिप जल्दी कवर हो जाएगा। बट अब चांसेस बनता है ये टॉपिक जो नया एड ऑन हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इतना दिन तक तो क्या करता था आईसीआई, ज्यादातर एडमिशन या रिटायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछता था, ठीक है, बहुत कम डेथ या फिर बेसिक्स गुडविल का कुछ छोटा क्वेश्चन डाल दिया, बट अब उनके पास तो ये हथियार भी है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। तो आई बिलीव कम से कम 10 मार्क तो है ही, बट मेरे हिसाब से 15 मार्क तो पार्टनरशिप से आना ही चाहिए, 15 मार्क तो पार्टनरशिप आपको देके जाएगा। देन कम्स कंपनी अकाउंट्स, ऑलमोस्ट सबका फेवरेट चैप्टर यही होता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड जर्नल एंट्रीज होती है, एक ही एक ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये सबका फेवरेट बन जाता है। तो ये 3 टॉपिक तो फेवरेट बन जाएंगे, बट इनको सीखना पड़ेगा, और ये बहुत ईजी टॉपिक्स है, बहुत ही इजी टॉपिक्स है। बट अब कंपनी अकाउंट्स, पहले 15 मार्क का एक शेयर्स का क्वेश्चन आता था, कभी कभी उसके साथ 5 मार्क का छोटा क्वेश्चन डिवेंचर्स का, तो 20 मार्क, बट अब कहीं ना कहीं ये 20 से 30 मार्क का वेटेज लेके जाएगा, क्योंकि कंपनी का अपना शेयर्स का एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, बट उसके अंदर में इन तीनों में से भी 2 क्वेश्चन होंगे, तो कम से कम 5-5 मार्क तो मान के चलो, तो बेयर मिनिमम 25 मार्क्स, मैं फिर भी 20 मार्क्स लेके चल रहा हूँ। तो ये वेटेज है, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि मुझे किस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना है, राइट। मॉड्यूल 2 अपने आप में देखो कितना कवर करेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 50 मार्क तो आपका मॉड्यूल 2 है, बट ये 50 मार्क मिनिमम में पकड़ा है, पेपर में एग्जैक्टली 60 टू 65 मार्क्स मॉड्यूल 2 से रहता है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए मॉड्यूल 2। वेयर इज मॉड्यूल 1 ये भी लमसम आपका 50 से 60 मार्क कवर करेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू मॉड्यूल 2, बिकॉज मॉड्यूल 2 में आप बहुत सारे एडजस्टमेंट्स को सीखते हो, और वो एडजस्टमेंट में सिली मिस्टेक्स होने का चांसेस है, बट यहाँ नहीं। अब पढ़ोगे क्या, उसके लिए पेपर पैटर्न जानना पड़ेगा, ऑलरेडी जिसने एग्जाम दे रखा होगा उसको थोड़ा सा आइडिया होगा, बट जो फर्स्ट टाइम सीए फाउंडेशन देने वाले, आपका अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या है,
टोटल 120 मार्क्स का पेपर होता है। आइला, हम तो 100 मार्क्स सोचे थे भैया, 120 मार्क का पेपर होता है एंड वहां पे यू हैव टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स ओनली। अब ये 120 मार्क्स कैसे बाइफर्केटेड है? क्वेश्चन 1 20 मार्क्स जो कि कंपलसरी होगा आपका, आप इसको छोड़ नहीं सकते, इन्हीं हाउ अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या आता है, एज पर द रिसेंट अटेम्प्ट्स या फिर पास्ट अटेम्प्ट्स, इसमें एक आता है आपका ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस एंड इट इज क्वाइट इजी बट स्टिल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रू एंड फॉल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते। चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन स्टडी मैट के पीछे में जो ट्रू और फॉल्स होता है ना, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब ये ट्रू और फॉल्स ज्यादातर कहां से आते हैं? 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स है जिसमें से कम से कम 6 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स तो यहां से रहता है इन छोटे छोटे टॉपिक्स में से। आप जो ट्रू और फॉल्स में कंफ्यूज होता है ना, जो नहीं सकते हो, रीजन है कि इनको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। अरे चैप्टर मत पढ़ो ये, लेकिन इसके पीछे जो ट्रू और फॉल्स है उसको तो पढ़ के जाओ, क्योंकि 12 मार्क आपके लिए बोनस है। वो 12 मार्क आप कितने मिनट में अटेम्प्ट करोगे? 12 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 12 मिनट्स में ट्रू और फॉल्स अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो फ्री में 12 मार्क 12 मिनट में मिल रहा है। वही सोचो, आपका एक बड़ा 10 मार्क का एनपीओ का क्वेश्चन है, क्या वो 12 मिनट में हो जाएगा क्या? इट विल कंज्यूम योर 20 मिनट्स या 25 मिनट्स एंड उसमें भी श्योरिटी नहीं रहता, कहीं सिली मिस्टेक कर दिया तो, ऊपर में कुछ मैच नहीं हुआ, नीचे जाके बैलेंस शीट नहीं मैच हुआ तो क्या करेंगे? फिर ढूंढते रहोगे ना। तो आपको इंपॉर्टेंस देना है ट्रू और फॉल्स। आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर छोड़ के जाओ, कोई बात नहीं, वो प्लानिंग का पार्ट होगा, बट उस चैप्टर का ट्रू और फॉल्स अपन नहीं छोड़ के जाएंगे। एनी हाउ अपन को ट्रू और फॉल्स करना ही है, मतलब करना ही है, ठीक है, विथ राइटिंग प्रैक्टिस। ओनली ट्रू और फॉल्स लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलते, उसका रीजनिंग लिखना आना पड़ेगा। बहुत बार हमारा दिमाग को पता होता है कि ये रीजन है, लेकिन आप लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने घर पे उसको लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया। तो हम लोग को ट्रू फॉल्स तो लिखना ही है, अलोंग विद द रीजनिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, जिसमें ए बी सी या ए और बी, या क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट होंगे, ए बी या फिर ए बी और सी। ये कैसे होंगे? 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स, 4 मार्क का एक छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 4 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टैंडर्ड तो यही है, बट क्या ऐसा चेंज हो सकता है क्या? हाँ, चेंज हो सकता है। हो सकता है कि ट्रू और फॉल्स और दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, या ट्रू और फॉल्स और दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसका चांसेस बनता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप नॉर्मली जितने भी पेपर पैटर्न आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर ए 1 का ए जो है वो ट्रू और फॉल्स है, 1 का बी जो है वो एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड 1 का सी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। तो दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, एनी हाउ एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करना ही है आपको। क्लियर है? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, 2 3 4 5 6, 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे। अटेम्प्ट एनी 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, out of the remaining 5 questions you have to attempt any 4 questions. Each question carries 20 marks, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होगा। Each question will carry your 20 marks, तो यानी 120 मार्क हो गया। Here you have 5 questions, here you have 1 question, एक क्वेश्चन 20 मार्क का, 5 क्वेश्चन 20-20 मार्क का, 100 मार्क तो इधर ही हो गया। तो देखो यहाँ पे तो आईसीए क्या बोल रहा है, कितना अटेम्प्ट करना है? एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं हम, वो एक क्वेश्चन कितने का होगा? 20 मार्क का। यानी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हम छोड़ के गए हैं, उसका प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगा स्किप करने का। वो 20 मार्क छोड़ने के बाद भी यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स। आपको स्मार्ट एनफ होना पड़ेगा कि मैं किस टॉपिक को छोड़ के जा रहा हूँ, एंड आप छोड़ के जा रहे हो तो उसका सिर्फ ट्रू और फॉल्स पढ़ के जाओ, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा ट्रू और फॉल्स वाले पार्ट में।
कि हल्का फुल्का छोटा मोटा थ्योरी आ गया तो, बट समझ में आया। ऐसा कभी नहीं होगा, साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्रेन करो कि मैं 100 मार्क्स करके जाऊंगा या जाऊंगी तभी मेरे को मार्क्स आएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज आउट ऑफ 120 वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 100 मार्क्स, और उस 100 अटेम्प्ट करके भी क्या आप श्योरिटी से बोल पाओगे क्या 100 आएगा? उसमें से भी तो आप लोगों के कम आते हैं ना, तो उतना ही पढ़ के जाना जितना अपन स्कोर कर सकते। प्रूडेंस को फॉलो करेंगे कि मेरे को 70 अटेम्प्ट करना है तो मैं 85 का पढ़ के जाऊंगा, मेरे को 80 लेके आना है तो मैं 95 पढ़ के जाऊंगा, मेरे को 85 प्लस लेके आना है तो मेरे को 100 मार्क्स का पढ़ के जाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 जितने भी क्वेश्चन है, देयर मे बी पार्ट ए पार्ट बी, हर क्वेश्चन में दो पार्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर बी, 10 मार्क्स, 15 5, 16 4, 8 12, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं कर सकते। सपोज क्वेश्चन 2 का ए और बी दो पार्ट है, 12 मार्क्स 8 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन 3 you have A 10 marks, B 10 marks. Question 4, suppose A 15 marks or B 5 marks. Question 5, A 10, B 10. Question number 6, A 10, B 5, C 5. राइट? अब आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना। गलती क्या होती है मैं बताता हूं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया मैंने क्वेश्चन 2 पूरा अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन 3 पूरा अटेम्प्ट कर लिया, राइट। क्वेश्चन 5 मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, हो गया, ठीक है। यहां पे आप कितना मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके हो? 80 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था और इन 3 क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट किया। अब भैया मुझे 20 मार्क्स और अटेम्प्ट करना है, क्यों ना मैं ऐसा करूं, ये मेरे को आता है और ये दो छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे अटेम्प्ट कर लूं क्या? नॉट अलाउड। आप जो स्किप करोगे, पूरा एक सेट ऑफ क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। व्हेन यू अटेम्प्ट योर 5th क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे 5th क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया? नंबर 4, तो 4 ही पूरा काउंट होगा, ये ध्यान रखना। अब 6 आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ऑप्शंस में स्विच कर लो, आप ऐसे करोगे तो कभी भी मार्क्स नहीं मिलता। ये मिस्टेक होता है बहुत बार एग्जाम हॉल में। व्हाट यू डू, आप कुछ सेगमेंट उठा लेते हो यहां से, सपोज ये 5 मार्क उठा लिया और ये ए और बी कर लिया आपने, आप सोचते हो मेरा 20 मार्क तो पूरा अटेम्प्ट हो गया, बट ऐसा नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये सिली मिस्टेक मत करना कॉम्पिटिशन एग्जाम। फिर वो वहां पे उनके चेकर के ऊपर में है, वो किसी एक को काउंट करेंगे, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसका पैरामीटर नहीं है, बट ज्यादातर जो राइट वाला पार्ट होता है उसको काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ दोनों ही राइट है तो अब वो एग्जामिनर के चेकिंग पैटर्न पे रहेगा, तो हम उसको श्योरिटी नहीं बोल सकते, और कभी कभी तो दोनों ही कट कर देते हैं, राइट। तो ऐसा गलती करना ही नहीं है। When you attempt a question, attempt it completely। नहीं आता कोई बात नहीं है, बट जब आप क्वेश्चन स्किप करोगे, एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में घुसते ही डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन आज मैं स्किप करने वाला हूं। पेपर हम देखते हैं 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा, तो वहां पे जो क्वेश्चन आप स्किप करने वाले हो उस क्वेश्चन को प्यार से क्या करना, कट कर देना, एक पेंसिल लेना एंड उसमें स्ट्राइक कर देना, सो दैट ओवर द 3 आवर्स जब आप उस पेपर को देखोगे, तो जब जब उस क्वेश्चन के थ्रू आप निकलोगे आपको समझ में आने नहीं है तो मुझे करना ही नहीं है। क्योंकि हड़बड़ी में क्या होता है, आप जब स्ट्राइक नहीं करते हो ना, फ्लो में एक पार्ट कोई और क्वेश्चन का करते हो और एक पार्ट कोई और क्वेश्चन का कर लेते हो, और या फिर पैनिक हो जाते हो कि शिट मेरा तो अभी तक 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, 3 क्वेश्चन पेंडिंग है। आपका दिमाग वो चलना बंद हो जाता है कि यार मैं एक क्वेश्चन तो छोड़ना ही था मुझे, राइट। और ऐसा सिली मिस्टेक से बचना है तो एग्जाम हॉल में सबसे पहला काम होता है, जिस क्वेश्चन को देखो हमें पता होता है कि टॉपिक्स जो हम पढ़ के जा रहे हैं उसमें कहाँ पे क्या नहीं होने वाला, किसमें दिक्कत है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चन आया है तो पहले ही क्या करो, पेंसिल से प्यार से कट कर दो कि अच्छा मेरे को समझ में आया कि मेरे को ये नहीं समझ में आता, इसका मेरे को 15 मार्क वाला नहीं आता, सिर्फ 5 मार्क वाला आता है, तो फायदा नहीं है इसको देख के, तो पूरा ही कट कर दिया। आई बात समझ में?
ऐसे सपोज क्वेश्चन 4 आता है, 6 भी आता है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कि शायद आंसर निकलेगा, तो हम जब 4 किया, 4 में आंसर नहीं निकला, तो उसको कट करके हाँ 6 कर सकते हैं, वो कर सकते हो। हाँ यदि आपने गलती से क्या किया 6 क्वेश्चन कर लिए पूरे एग्जाम में, ठीक है, बट उसमें से एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट है कि यार ये प्रेजेंटेशन सही नहीं या फिर मिस्टेक हो सकता है, आप उसको कट कर दो वापस। फाइनल सबमिशन के टाइम आपके 5 क्वेश्चन ही सॉल्व होने चाहिए पेपर में, ये ध्यान रखना। क्लियर है? एंड ये समझ में आना एक नया ट्रिक कि जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है अपने को, उसको पेंसिल से कट कर देना। वाई पेंसिल, पेन इसलिए नहीं, बिकॉज इन्विजिलेटर आपको बोल सकता है कि आपने पेपर में पेन क्यों लिखा, इसको रब करो, तो वी हैव अ अपॉर्चुनिटी कि हम उसको रब कर सकते हैं, हो जाएंगे फिर से कट कर देंगे। ऐसा होता है, कोई बात नहीं, वो बोलने के लिए आएंगे डोंट ट्राई, डोंट डू दिस, कोई बात नहीं, मेरे को अभी एग्जाम में पास होना है। आप तो हो चुके, घूम रहे हो बोलने में, आपका क्या जा रहा है, बट मेरे को तो पास होना है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। आई होप क्लियर है व्हाट विल बी योर पेपर पैटर्न। ठीक है, बहुत अच्छे से स्मार्टली ओवर द टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सर्टेन टॉपिक्स जब मैं बोलूंगा कि हाँ इसको एकदम अच्छे से अपने को करना है, मतलब करना ही है। अब क्या करना है प्रायोरिटी बेसिस पे, इनिशियली वी विल बी फोकसिंग ऑन मॉड्यूल 1, ठीक है, बिकॉज आपको कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से बेसिक्स आता होगा, अज्यूमिंग कुछ लोगों को नहीं आता, कुछ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उनको भी सीखना पड़ेगा, राइट? तो वी विल बी कवरिंग द बेसिक्स। अब बेसिक्स में कैसे जाएंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग जो चैप्टर्स को उठाएंगे दैट विल बी ये ये दिस 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 दिस, ये पहला प्रायोरिटी होगा मेरा, अच्छे से खत्म करने का। ठीक है, इन छोटे चैप्टर से मेरा बेसिक कंसेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आगे कैसे करना है। बट क्या ये सारे बहुत स्कोरेबल है? क्या बहुत स्कोरेबल नहीं है। इतना जो मैंने मार्क किया ना, जिसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो ऑलमोस्ट हर पेपर में दिखता है। बाकी जितने भी यूनिट 1 चैप्टर 1 का यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 है, चैप्टर 2 का यूनिट 1 से लेके यूनिट 5, इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। लेकिन आप कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स वाला जो चैप्टर है, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला जो चैप्टर है, उससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत अच्छे से करना है, मॉड्यूल 1 का बहुत हाईली स्कोरेबल रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्कोरेबल आपका चैप्टर रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये तो करना ही करना है, ऑलमोस्ट हर पेपर में रहता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ अटेम्प्ट्स में ये 5 मार्क का आ गया था, अनलकी लोग थे वो, ठीक है, बट ये चैप्टर में से बेयर मिनिमम 10 से 15 मार्क आता है, और पता नहीं क्यों इसमें सिले मिस्टेक करके आते हो। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, यदि आपने उतना किया तो ट्रस्ट में उसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आता बीआरएस का, आईसीआई का लिमिट वहां तक ही है। क्लियर है? फिर चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ये तीनों चैप्टर जो है उसमें मिनिमम 5 मार्क का छोटा क्वेश्चन तो रहता है, बट समटाइम्स उन लोग इस चैप्टर में से 10 से 15 मार्क का, बहुत ज्यादा बार नहीं, एक या दो बार ही ऐसा हुआ है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से उन्होंने 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, बट स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 मार्क तो आएगा। बट फाइनल अकाउंट ये जो चैप्टर है, 10 मार्क से नीचे का क्वेश्चन इससे बनता ही नहीं, कम से कम 10 मार्क ऊपर में 20 मार्क का क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये वही चैप्टर है जो आप क्लास 11 में एकदम लास्ट चैप्टर सीखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो ये पूरा क्लास 11 का सिलेबस जैसे वैसे विद द फ्लो करेंगे अपन। आज एकदम बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, एक बार मॉड्यूल 1 का काफी हद तक हमारे कमांड में आ जाएगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स मॉड्यूल 2, और एक बार मॉड्यूल 2 में चले गए तो हमारे मॉड्यूल 1 का कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि हाँ, एंड कंटिन्यूअस रिवीजन, टाइम टू टाइम टेस्ट चलता रहेगा। कंपाइलर्स में आपको टारगेट दूंगा, मेरे को चाहिए प्रॉपर्ली सॉल्व करके। एंड सॉल्विंग कैसे? एक तो प्रेजेंटेशन गंदा नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आप जैसे प्रेजेंट करोगे वैसे यहाँ प्रेजेंट करो। एग्जाम में हमें फॉर्मेट बनाना होता है, आप फॉर्मेट बनाओ, आलस नहीं होना चाहिए फॉर्मेट बनाने में कि यार ठीक है भैया बना लूंगा तो एग्जाम में मेरे को याद रहता है। बात याद का नहीं है, बात है हैबिट का। आज आप बनाओगे तो एग्जाम में भी फ्लो वैसे ही जाएगा, आज आप शॉर्टकट्स यूज करोगे तो एग्जाम में भी शॉर्टकट्स यूज करोगे। तो अवॉइड करना है, प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना है। देखो हर बच्चा अच्छा लिख के आएगा पेपर, बट स्टिल 30% पास होते हैं, 70% फेल होते हैं। रीजन क्या है? पढ़ के तो सभी गया होगा, चलो मानता हूँ 100% में से 80% बच्चा तो पढ़ के गया,
20% टाइम पास के लिए फॉर्म भर दिया। उस 80% में इतना कम क्यों लोग निकल रहे हैं? रीजन बिहाइंड ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंटेशन। उनको लगता है यार अकाउंट्स क्या, इसमें तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे को आता ही, 11 में पढ़ा ही है, 12 में पढ़ा है, बट स्टिल उसी सब्जेक्ट में आपका कम आता है। जिस सब्जेक्ट में हम इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, उसी में कम आता है। तो इतना आसान भी नहीं है यहाँ पे कि आप इजीली 70-80 लेके आओगे। चाहे आपने 12 के अंदर में 99 क्यों ना आया था आपका अकाउंट्स में, मैटर नहीं करता। बिकॉज सीए लेवल में एग्जाम्स का लेवल, एग्जाम प्रेशर, कंपटीशन, क्वेश्चन का लेवल, चारों चीजें अलग है। तो जब ये अलग है तो आपको भी अपने आप को ट्रेंड अलग करना पड़ेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो एक काम करो, सिलेबस उतार के रखा है तुम लोगों ने, तो सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए भाई, दिमाग को पता तो होना चाहिए कितना करना है कितना नहीं करना है। सिलेबस नहीं पता, मार्क्स का वेटेज नहीं पता, सब्जेक्ट पढ़ के क्या फायदा, राइट? तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को नोट डाउन करोगे। अब देखो, आज बेसिक डिस्कशन जो एक चैप्टर अपने को करना है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, वो वाला चैप्टर का डिस्कस करेगा। उससे पहले आप मेरे को बताओ कि बिजनेस में जैसे आपके सीए फाउंडेशन के 4 पिलर्स है ना, वैसे ही बिजनेस के 4 पिलर्स होते हैं जिसपे पूरा बिजनेस का अकाउंटिंग होता है, राइट? ये बिजनेस के 4 पिलर्स क्या है? हम बिजनेस करते क्यों है? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाएंगे कैसे? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट कैसे होता है? जब आप कुछ अर्न करते हो और उसके लिए जो एक्सपेंसेस किए वो माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट निकल जाता है ना। हाउ यू फाइंड आउट अ प्रॉफिट? हम कुछ इनकम करते हैं बट उस इनकम को करने के लिए एक्सपेंसेस भी बियर करना पड़ता है। जैसे सपोज आपको गुड्स सेल करना है तो गुड्स बाई भी तो करना पड़ेगा। 100 रुपए का गुड्स बाई किया, 150 रुपीज में सेल किया, राइट? तो वी से 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया, राइट? बट क्या हम इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं? बिजनेस में गुड्स परचेज करके सेल करना यानी सिर्फ परचेज वाला ही एक्सपेंस होता है क्या? और भी तो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपके स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा, शॉप का रेंट, गोडाउन रेंट, वो सब, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। जब वो सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हम माइनस कर दे तो वी गेट द नेट प्रॉफिट। यानी बिजनेस के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स है, एक है इनकम और एक है एक्सपेंस। एक इनकम, एक एक्सपेंस, राइट? इन दोनों को एड लेस करके वी गेट द नेट प्रॉफिट। और दो इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या है? एक तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस में प्रॉफिट करना है इसलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, राइट? तो कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो फाइंड आउट करने के लिए वी डू द अकाउंट्स। और क्या करते हैं? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए भी हम लोग अकाउंट्स को पढ़ते हैं ना। सो द नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ अ बिजनेस इज एसेट, लायबिलिटी, ठीक है? अब मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, देयर आर टू अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, वन इज ट्रेडिशनल, अनदर वन इज मॉडर्न, ठीक है? ट्रेडिशनल अकाउंटिंग आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाते हैं, वेयर इज मॉडर्न अप्रोच में उन्होंने सारे लेजर्स को, जितने भी अकाउंट्स में लेजर यूज होते हैं उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 कैटेगरीज भी एनफ था। अब लाइबिलिटीज के साथ साथ मैं कैपिटल भी बोल दूं, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, गलत थोड़ी ना है। कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, राइट? एक बात बताओ मुझे, क्या बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही है क्या? दीज आर टू सेपरेट पर्संस इन द आई ऑफ लॉ, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। सो बेसिकली कैपिटल एक वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है, और बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। यानी कहना इसे बिजनेस ने बिजनेसमैन से उधार लिया है, रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, रिटर्न करना पड़ेगा तो वो लाइबिलिटी है। तो इन शॉर्ट लाइबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज लाइबिलिटी? हाँ, लेमैन में बात करूं तो कोई भी एक ऐसा पैसा या वर्क जो आपको रिटर्न में करके देना पड़ेगा या रिटर्न करना पड़ेगा, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। जैसे कि आपको एक पार्टी में जाना था, आपने अपने एक दोस्त से एक सूट
ले लिया कि भाई आज एक दिन के लिए मिलेगा कि मेरे को एक पार्टी में जाना है, मेरा वाला ड्राई क्लीन में गया हुआ है, तो आपने उससे ऐसे ही ले लिया पहनने के लिए। नाउ डोंट यू थिंक इट इज योर ऑब्लिगेशन कि आप उसको एज इट इज जैसे लिया था वैसे ही रिटर्न करें? गंदा हो गया तो ड्राई क्लीन करवा के दो, तो वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। इज इट क्लियर? ऑब्लिगेशन है। आपने अपने एक फ्रेंड से उधार लिया कि भाई मेरे को 2000 रुपए चाहिए, मैं तुमको नेक्स्ट वीक रिटर्न कर दूंगा, तो वो क्या है? 2000 रुपए आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। आई बात समझ में? तो लाइबिलिटी इज नथिंग, इट इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की कोई भी ऑब्लिगेशन एक लाइबिलिटी है, तो सिमिलरली कैपिटल भी तो लाइबिलिटी हुआ, हुआ या नहीं हुआ? कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस लेता है बिजनेसमैन से। एक पॉइंट के बाद जिस दिन बिजनेस परमानेंटली शट डाउन होगा या उससे पहले बिजनेस को रीपे भी तो करना पड़ेगा ना, सो कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है। सो आई कंसीडर कैपिटल इनटू दिस पिलर ओनली। ठीक है, इसके लिए एक अलग से पिलर नहीं बनाया। तो बिजनेस के 4 पिलर है, वन इज इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एक साथ में आ गया। इज इट क्लियर? अब लाइबिलिटी समझ में आता है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस, वो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। कोई भी ऐसा पैसा या सर्विस जो आपको करके देना है, इट्स अ लाइबिलिटी। हम कैसे डिसाइड करते हैं बिजनेस की लाइबिलिटी है या नहीं? डू यू सी द प्रेजेंट और यू सी द फ्यूचर एस्पेक्ट्स? फ्यूचर। कभी भी ध्यान रखना, आप अपने बिजनेस के अंदर में एक पर्टिकुलर आइटम को एसेट मानना है या लाइबिलिटी मानना है, वो फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या कमिंग फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न करना है, रीपे करना है आपको, देन इट इज अ लाइबिलिटी। फ्यूचर में आपसे पैसा जाएगा या सर्विसेज देना पड़ेगा फ्यूचर में, ध्यान रखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। फ्यूचर, फ्यूचर में इफ पैसा जाएगा या फिर सर्विसेज देना है, देन इट इज अ लाइबिलिटी। कोई भी ऐसा चीज बिजनेस में हो जो फ्यूचर में जाना है, तो इट्स अ लाइबिलिटी। एंड फ्यूचर में आना है तो assets. Is it clear? Which is a valuable item for your business, जो आपके बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करता है, वर्थ बढ़ाता है, और जिससे फ्यूचर में कैश फ्लोज होंगे, पैसा आएगा या बेनिफिट्स मिलेगा या सर्विसेज मिलेगी, देन इट इज एन एसेट। क्लियर है? दो चीज, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप बड़े चैप्टर करने जाते हो ना, आपको यही समझ में नहीं आता एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है, और आप प्रेजेंट में सोचते रहते हो कि इसको मैं एसेट मानूं या लाइबिलिटी मानूं। हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर देखना, करंट ईयर का मत सोचना। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या उस पर्टिकुलर आइटम से या ट्रांजेक्शन से पैसा आएगा या जाएगा? इफ जाएगा देन इट इज अ लाइबिलिटी, एंड इफ पैसा आएगा तो क्या हमेशा पैसा ही देखना है क्या? नहीं, सर्विसेज भी हो सकता है, काम करके देना है, देन इट इज अ लाइबिलिटी। हम लोग को सर्विस मिलेगा, देन इट इज अ एसेट। ये समझ में आया एसेट और लाइबिलिटीज को क्लासिफाई कैसे करना है? इफ फ्यूचर में कुछ आना है देन क्या होगा? एसेट्स। फ्यूचर में आना है तो एसेट, और फ्यूचर में कुछ भी जाना है तो लाइबिलिटी। ये क्लियर है? तो फ्यूचर की कहानी है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो प्रेजेंट की कहानी क्या है? इनकम एंड एक्सपेंस। प्रेजेंट में हम जो देखते हैं ना, वो हम सिर्फ नेट प्रॉफिट के लिए देखते हैं। प्रेजेंट में कुछ भी गया है जिसका रिलेशन फ्यूचर से नहीं होगा, मतलब जिसका बेनिफिट सिर्फ करेंट ईयर से है, नेक्स्ट ईयर तक उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। आपने कोई भी पेमेंट किया जिसका बेनिफिट फ्यूचर में नहीं होगा, करेंट ईयर तक ही है, उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। इफ फ्यूचर में चले गए फिर तो वो एसेट लाइबिलिटी में आ जाएगा ना। आई बात समझ में? तो जब आप पे करते हैं, जब आप पे करते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा उस पेमेंट से जो बेनिफिट मिलना है वो करंट ईयर में मिलेगा या फ्यूचर में मिलेगा। इफ सिर्फ करंट ईयर तक मिलेगा तब वो कहां चला जाएगा? एक्सपेंस। पे किया ना हमने। इफ बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा तो वो एक्सपेंस। जैसे कि रेंट, करंट ईयर का रेंट पे किया, ठीक है, सपोज मार्च मंथ फाइनेंशियल ईयर एंड होता है अपना। ये क्लैरिटी है या नहीं है? कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। देखो 3 ईयर्स होते हैं, समझा दूं मैं आपको। एक होता है कैलेंडर ईयर, ये क्या है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर।
1 जनवरी टू 31 दिसंबर इंग्लिश कैलेंडर ईयर, जहां पे आप लोग न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, कॉल न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बट ध्यान रखना अब हम लोग सीए कर रहे हैं, हम लोग को 31 दिसंबर एंजॉय नहीं करना है। हम लोग कौन सा डेट एंजॉय करेंगे? 31 मार्च। हमारे लिए तो पैसा का जहां पे स्टार्टिंग होगा वही ईयर। इज इट क्लियर? तो कैलेंडर ईयर इज ए इंग्लिश फेनोमेना जो हम बिजनेस में यूज नहीं करते, राइट? हम लोग क्या यूज करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? देखो भाई, ये बेसिक टर्म्स और ये चीजें जानना पड़ेगा। कल को कोई बोलेगा कि क्या कर रहा है बेटा, अंकल सीए कर रहे हैं। अच्छा, तो बिजनेस का असेसमेंट हो गया। तुम कंफ्यूज, ये असेसमेंट क्यों वर्ड यूज किया? पता तो होना चाहिए असेसमेंट ईयर क्या है। और कोई पूछ लेगा बाबू इस बार फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, ये क्या है अंकल, 31 दिसंबर तक तो इतना ही कमाया था, ऐसा थोड़ी होता है। क्लैरिटी होना चाहिए ना। फिर आपने सुना होगा कि हिंदू मैथोलॉजी में रामनवमी बोल के होता है सेलिब्रेशन, तो बेसिकली वही न्यू ईयर। रामनवमी इज टर्म्ड एज अ न्यू ईयर। बट अभी क्या होता है कि थोड़े डेट्स के फ्लक्चुएशन कैलेंडर की वजह से, वरना हमेशा 1 अप्रैल को ही फर्स्ट ईयर माना जाता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर अ बिजनेस। तो ये ध्यान रखना। अब आपके लिए सेलिब्रेशन कब होगा? 31 मार्च को सेलिब्रेट करना अपने को, 31 दिसंबर को कोई ढिंचक पार्टी नहीं है। उस दिन चुपचाप घर पे रहेंगे हम लोग, अकाउंट्स करेंगे। क्लियर है? क्योंकि अगला दिन तो बिजनेस में जाना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर समझ में आता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो हो गया, बट इस साल में आपने जो कुछ काम किया उसका काला चिट्ठा किसी को तो देना पड़ता है। कौन है वो? उनको हम क्या बोलते हैं? आप जो कुछ भी करते हो बिजनेस में उसका अकाउंटिंग होता है। क्या अकाउंटिंग खुद के लिए करते हो क्या? अरे खुद के लिए करना होता तो स्क्रैप बुक मेंटेन कर लेते, अपने हिसाब से कुछ भी प्लस माइनस लिख लेता ना। खुद को, इंसान को इंफॉर्मेशन चाहिए कैसे भी कर लो। यदि खुद के लिए पढ़ रहे हो तो इतना प्रेजेंटेशन सीखने का जरूरत क्यों है? बट ये आप किसी को दिखाते हो, उनका रिव्यूज लेते हो, राइट? तो सिमिलरली बिजनेस के अंदर में हम जितने भी अकाउंट्स करते हैं हम खुद के लिए तो करते ही हैं, बट देर आर सर्टेन अदर पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। यूजर्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन आता है? गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स, ऑनर्स, मैनेजर्स, ये सारे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है जिसको मेरी बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में पता होना चाहिए, राइट? तो आपने इस साल में जो कुछ भी किया, इस फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ भी किया, इसका इंफॉर्मेशन तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही कन्वे करोगे ना। बीच में कन्वे कर पाओगे क्या? अब समझ लो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसमें खराब रिजल्ट आया, उसी में पापा मम्मी ने सुताई चालू कर दी। अरे लेकिन एक बार मार खाते का तो तुम लोग बोलेगा, एक बार रुको तो सही, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने दो, वो जब रिजल्ट आएगा उसमें हम डिजर्व करते हैं मारना तो मारना। आप तो हाफ ईयरली में ही एज्यूम कर लिए कि मेरा फाइनल भी बर्बाद होगा, ये तो गलत बात है ना भाई। 6 महीना मैंने नहीं पढ़ा, मैं 6 महीना बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। तो सिमिलरली बिजनेस में भी तो ऐसे ही होगा ना। जो हम इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे कब करेंगे? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद कन्वे करेंगे। बट फाइनेंशियल ईयर एंड होते तो मेरा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। यानी इस ईयर की इंफॉर्मेशन, लेट्स सपोज वी आर इन द ईयर 2023-24, 1 अप्रैल 2023 को ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 24 को ईयर खत्म होगा। अब 31 मार्च 24 को ईयर खत्म हो गया, अब इस पूरे साल में आपने जो कुछ भी किया वो कन्वे कब करोगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 ऑफ अप्रैल 2024 से लेके 31 ऑफ मार्च 25। यानी आप इसका कम्युनिकेशन, सपोज ये 23-24 था, इसका कम्युनिकेशन कब होगा? राइट, इसी ईयर में कन्वे करना पड़ेगा ना। इसी ईयर में आप गवर्नमेंट को कन्वे करते हो कि गवर्नमेंट, मैंने इतना नेट प्रॉफिट कमाया, इसका इतना टैक्स बनता है मेरा। गवर्नमेंट, मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया तो मैंने जो तेरे को टैक्स दिया था वो तेरे मेरे को रिटर्न कर। यानी हम लोग ऑडिट करवाते हैं, सीए बन रहे हैं तो ऑडिट तो करेंगे ना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। कब रिटर्न फाइल करेंगे? इस ईयर का रिटर्न फाइल होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। इसी को बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। यानी आपकी परफॉर्मेंस को एसेस किया जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि आप पूरा साल पढ़ते हैं स्कूल में, बट एग्जाम उसी ईयर में नहीं होते, उसके नेक्स्ट ईयर में आपको रिजल्ट होता है। यदि आप
ईयर वाइज काउंट करोगे तो वो ईयर होता है आपका असेसमेंट, जिस टाइम आपकी परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है। सिमिलरली बिजनेस की परफॉर्मेंस को जिस ईयर में हम एसेस करते हैं उसको बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर, और ये नॉर्मली कौन सा होता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? जब आप सीए बन जाओगे तो आपका सारा काम ही असेसमेंट ईयर का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, यहाँ तो बिजनेसमैन का काम है भाई। अकाउंटिंग करने का काम मैनेजमेंट का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है? उस बुक्स ऑफ अकाउंट को एसेस करना, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, ऑडिट करना और रिटर्न फाइलिंग करना। ये सीए का काम है। सीए का काम थोड़ी ना यहाँ आता है। और कल को आपने कोई रिटर्न वगैरह फाइल किया इस ईयर में रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एंड गवर्नमेंट को शक है ना ना कुछ तो गड़बड़ है, धांधलापंती है, तो गवर्नमेंट नोटिस भेजेगा, उसका रेस्पॉन्स करना हमारा काम है। आई बात समझ में? सो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज कैलेंडर ईयर, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर। कोई डाउट नहीं है? यहां तक क्लियर है? अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि हमारे 4 पिलर्स है बिजनेस के। कौन से? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये 4 पिलर है। इस 4 पिलर में 2 पिलर फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। कौन सा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब कैसे पता करेंगे एसेट है या लायबिलिटी है? फ्यूचर में कुछ भी आना है, अब चाहे वो बेनिफिट आना है, चाहे पैसा आना है, चाहे सर्विस आना है, कुछ भी आना है, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? और फ्यूचर में जाना है तो लायबिलिटी। क्लियर है फंडा एकदम? ये तो हो गया फ्यूचर की बात। बट करंट ईयर में बेनिफिट आया है तब क्या होगा? इनकम। और करंट ईयर में पैसा गया है लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर तक का ही है, एक्सपेंस। इज इट क्लियर? बहुत इजी है क्लासिफाई करना कि क्या इनकम एक्सपेंस होता है और क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। इफ कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर का है उसको हम खर्चा बोलते हैं। एग्जाम्पल, रेंट पे किया। सपोज आपने इस फाइनेंशियल ईयर का रेंट पे किया, बिजनेस तो नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू रहेगा ना। अब लैंडलॉर्ड को बोलते हो अरे सर दे दिया ना पिछला साल, इस साल थोड़ी देना है, एक साल दे दिया काम खत्म, ऐसा थोड़ी होगा। वो बोलेगा बेटा चलो खाली करो, राइट? ऐसा बोल देगा ना, तो यानी हमें फिर से रेंट पे करना होता है। बट एक बात बताओ, आपने इस ईयर में मशीन खरीदा बिजनेस के लिए, एक मशीनरी परचेज किया, फिर से अगले साल खरीदोगे क्या? उसका बेनिफिट तो मिलता रहेगा ना जब तक उसका लाइफ खत्म नहीं हो जाए। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो यानी जो फ्यूचर से रिलेटेड है वो मेरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, जो मेरा प्रेजेंट से रिलेटेड है वो मेरा क्या है? इनकम एक्सपेंस। एकदम फंडा क्लियर? बिजनेस में अब हम क्लासिफाई कर पाएंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो सोचना क्या इसका बेनिफिट मुझे एक साल में मिलेगा, करंट ईयर में ही मिल रहा है, तो मेरा वो करंट ईयर का या तो इनकम है या फिर एक्सपेंस है। अब कैसे क्लासिफाई करेंगे इनकम है या एक्सपेंस है? आ रहा है तो इनकम है, जा रहा है तो एक्सपेंस है। क्लियर है? बट हमने इन पैसा आया या गया करंट ईयर में ही है, बट इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर बेनिफिट्स, तब वो क्या होगा मेरा? एसेट्स या फिर लायबिलिटीज। आई बात क्लियर है? अब हम एसेट या लायबिलिटी में क्या समझते हैं? एसेट मींस वैल्यूएबल आइटम ऑफ अ बिजनेस जो मुझे बेनिफिट देगा, राइट? और लायबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन। जैसे कि तुम एक दोस्त का बर्थडे पार्टी अटेम्प्ट करके आया, 2 महीना बाद तुम्हारा भी आएगा, तो वो बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए एसेट नहीं, वो एक लायबिलिटी है। बिकॉज आज खाया है तो कल खिलाना भी तो पड़ेगा, और यदि आज बहुत बड़ा बिल फाड़ा है तो टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ तो और बुरा होगा। तुमने यदि आज उसके बर्थडे पे उसके चेहरे पे ग्रीस लगवाया है तो वो सोचो कि वो क्या क्या करेगा तुम्हारे साथ में, उसका प्लानिंग कितना बड़ा होगा। तो हर एक एक्ट आपके फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो वो हो गया आपके लिए लायबिलिटी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज। ठीक है? अब मेन प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन करना, बिकॉज जो चैप्टर अपने को आज डिस्कस करना है उस चैप्टर का हेडिंग लिखते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स।
क्या भैया, ये सब तो बचपन में पढ़ लिया था, हो सकता है आपको आता हो, बट इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको फिर से पूरा अच्छे से कराऊं, एज्यूमिंग कि आपको नहीं आता। एंड आप भी ऐसे ही पढ़ा करो कि मुझे नहीं आता, जीरो ब्रेन के साथ मेरे को फिर से सीखना है। देखो क्या है, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स। यानी ये पहले बात करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है। अब ये पैसा जा रहा है, इसका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा, तो वो मेरे इनकम को जनरेट करेगा, तो वो मेरा रेवेन्यू हो गया। लेकिन जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, एक बात बताओ, कैपिटल क्या होता है धंधे का? बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है क्या? लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। तो बेसिकली कोई भी ऐसा खर्चा जो लॉन्ग टर्म को देख के किया गया है, वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपने करंट ईयर के लिए किया, सिर्फ जिसका बेनिफिट करंट ईयर तक ही मिलेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? अब एग्जांपल से समझते हैं, यानी ये समझ में आया कि फ्यूचर को देखने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, क्या वो हर साल करते हैं क्या? एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी खरीदते हैं, तो क्या हर साल खरीदोगे क्या बिजनेस में मशीनरी? 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक बार मशीन परचेज करोगे। इज इट क्लियर? बट इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, रेंट पेमेंट, सैलरी पेमेंट, ये एवरी ईयर करना पड़ेगा ना। सो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? यानी ईच एंड एवरी एक्सपेंस जो आपके करंट ईयर की इनकम को जनरेट करने के लिए आपने किया, गुड सेल करने के लिए ही आप लोग रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो ना, राइट? बट ऐसा एक्सपेंस जो, पहला बात है, हर साल हम नहीं करते, कभी कभी करेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल में, और बड़ी अमाउंट का होगा, जिससे आपको फ्यूचर बेनिफिट्स भी मिलेगा। एनी एक्सपेंस जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिले, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एनी एक्सपेंस जिससे सिर्फ करंट ईयर में बेनिफिट मिलेगा, वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी परचेज किया, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, ऑफिस बिल्डिंग परचेज किया, लैंड में इन्वेस्टमेंट किया, या फिर किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मली नहीं करते। तो इन्वेस्टमेंट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया तुम्हारे लिए। आई बात समझ में? वेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो हर खर्चा जिसका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर तक है, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझ में आया? अब बहुत बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया कुछ एक्सपेंसेस होगा तो ये एक ही बार ही, इसी साल ही हो रहा है। जैसे सपोज आपने एक एसेट परचेज किया, मशीनरी, जहां से परचेज किया उसको अपनी प्रीमाइसेस तक, ऑफिस तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा। अब वो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? देखो हो गया ना कंफ्यूजन। पहली बात है, एसेट से रिलेटेड है, मशीनरी तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। और वो मशीन कोई काम की नहीं है जब तक आपके यहाँ पे पुट टू यूज या वर्केबल कंडीशन तक नहीं होता। सपोज आपने एक एसी परचेज किया घर के लिए, ठीक है, एसी परचेज किया 50,000 में। अब उस शॉप से लेके आपके घर तक लाने में 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन लग गया, ठीक है। 50,000 में एसी परचेज किया, 1,000 ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंस्टॉलेशन का कॉस्ट लगा 2,000। तो बताओ आप अपने बुक्स में ये जो 1,000 और 2,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगा है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा ना। तो यानी ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो थिन लाइन ऑफ गैप समझना पड़ेगा। इफ आप कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं, जब तक वो एसेट पुट टू यूज या वर्केबल कंडीशन में नहीं आता, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आई बात समझ में? सपोज आपने एक सिनेमा हॉल बनाया, ठीक है, एंड
सिनेमा हॉल बनाया, तो ये सिनेमा हॉल बनाने में जो खर्चा लगा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल? कैपिटल तो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, ये आपको इनकम बढ़ाएगा आपकी, राइट? बट उसके लिए एक लाइसेंस भी चाहिए। सिनेमा हॉल चलाने के लिए यू नीड लाइसेंस। वो लाइसेंस लिया आपने गवर्नमेंट से, ठीक है, एंड एक वन टाइम फी पेमेंट करना पड़ता है। आपने वो वन टाइम फी पेमेंट किया, उसके बाद एनुअल रिन्यूअल जाएगा, वो अलग है। वन टाइम फी जो आपने लाइसेंस के लिए पे किया है, विल इट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सिनेमा हॉल और नॉट? लाइसेंस का फीस जो हमने पे किया है, क्या वो सिनेमा हॉल का कॉस्ट में ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन विदाउट लाइसेंस सिनेमा हॉल चलाओगे कैसे? बना तो लिया, बिना लाइसेंस तो आप उसमें रन ही नहीं कर सकते ना मूवी। लाइसेंस तो कंपलसरी है। अभी मैंने आपको बताया, इस एसेट को पुट टू यूज या वर्केबल कंडीशन तक लाने में कोई एक्सपेंस कंपलसरी है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिकॉज सिनेमा हॉल कंस्ट्रक्ट कर लिया, लाइसेंस ही नहीं है, करोगे क्या? चलेगा ही नहीं ना। लेट्स से सपोज देसी ठेके का दुकान खोल दिया, बट वो भी लाइसेंस से चलता है, तो उस लाइसेंस के लिए जो कॉस्ट लग रहा है दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंस, बिकॉज इट इज अ वन टाइम कॉस्ट। रिन्यूअल कॉस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, वो रेवेन्यू हो जाएगा, वो हर साल देना है। बट जो वन टाइम पे करना है जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। आई बात समझ में? सपोज आपने एक मशीन खरीद के रखा था एंड आप उसका नॉर्मल रिपेयर्स करवाते हो, नॉर्मल रिपेयर्स। अब ये नॉर्मल रिपेयर का एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर? मशीन खरीदा हुआ है, पड़ा है। और इजी एग्जांपल लेता हूं, एक्टिवा। एक्टिवा परचेज कर लिया हमने, ठीक है, टाइम टू टाइम उसका रिपेयर करवाना पड़ता है, सर्विसिंग करवाना पड़ता है ना। तो एक्टिवा की जो आप सर्विस करवाते हो, विल इट बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू, क्योंकि उसका बेनिफिट तो उसी साल एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर से आपको रिपेयर्स तो करवाना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये एग्जांपल क्लियर था। अब सपोज मशीनरी का मैंने रिपेयर्स करवाया, मशीनरी का मैंने क्या किया? रिपेयर्स करवाया। पहले मशीनरी 1 आवर में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी। कितना? 10 यूनिट्स। आफ्टर रिपेयर्स द मशीन विल प्रोड्यूस 12 यूनिट्स इन 1 आवर। आफ्टर रिपेयर्स मशीन विल प्रोड्यूस 12 यूनिट्स इन 1 आवर। तो बताओ, अभी जो मैंने रिपेयर्स करवाया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल, क्योंकि वो फ्यूचर बेनिफिट्स देगा। यानी एनी एक्सपेंस विच विल इंक्रीज योर फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी और फ्यूचर बेनिफिट्स, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आई बात समझ में? सपोज आपके बिजनेस में गुड्स को पैक करने के लिए मैनुअल काम चलता था, कार्टन करते थे, प्लास्टिक वगैरह लगाते थे, सेलोटेप लगाते थे, ऐसा करते थे। अब आपने पैकिंग मशीन लगा दी, ठीक है, पैकिंग मशीन लगा ली। तो पैकिंग मशीन में जो खर्चा हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? यस, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज फ्यूचर बेनिफिट तो है, लेकिन आपके बिजनेस की कॉस्ट भी कम हो रही है। अरे जो लेबर को पेमेंट करना पड़ रहा था, उसके लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखे थे आपने, उनको तो अब रखने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू हैव ऑटोमेटिक मशीन, सारा काम तो वही हो जाएगा। जहां आपको 4 लेबर लग रहे थे, वहां एक लेबर से काम हो जाएगा। एक अच्छा एम्प्लॉय रखो जो उस मशीन को मैनेज करना जानता है। यानी बिजनेस में सिर्फ बेनिफिट्स नहीं, इफ बिजनेस की कॉस्ट भी कम हो, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे कि सपोज आपने अपने ऑफिस में कोई भी गेस्ट आता है या कुछ भी आता है, तो आपने एक एम्प्लॉय को रख रखा है जो चाय कॉफी ये सब बनाता है। आफ्टर सर्टेन टाइम आपने उधर कॉफी मशीन लगा दी, तो आपको लगता है एक आदमी की जरूरत है कि अब चाय कॉफी बनाने के लिए? अब तो कोई भी भाई उसके अंदर डालना है, बटन को प्रेस करना है, चाय कॉफी रेडी है। तो ये जो कॉफी मशीन है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल। क्यों? क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट कम हो रही है। ऑपरेटिंग डे टू डे कॉस्ट जब कम होती है तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आई बात समझ में? आप लोगों ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पे किया, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, इससे कोई फ्यूचर बेनिफिट है?
वो तो हर साल देना पड़ेगा। क्या कोई कॉस्ट कटिंग है? बट जो करंट ईयर की अर्निंग है उसको मेंटेन करने के लिए तो जरूरी था ना। अर्निंग को मेंटेन करने के लिए तो जरूरी है ना भाई। आप जो पहले अर्निंग करते थे प्रीवियस ईयर, सेम अर्निंग आपको करना है या उसमें ग्रो करना है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी ये सब तो कंटिन्यू पे करना पड़ेगा ना, राइट? तो जो अर्निंग को मेंटेन करने के लिए हम एक्सपेंस करते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इज इट क्लियर? बट जो अर्निंग को बढ़ाता है या मेरी कॉस्ट को कम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हर साल होता है? हाँ, इट इज रेकरिंग इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग है, वो कभी कभार होगा, साल में एक बार हो गया, 5 साल में एक बार हो गया, तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? और एग्जांपल लेता हूं। सपोज क्या हुआ, बोलना बैठने के लिए, जियो आया था, जियो ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है? जब जियो लॉन्च हुआ ना, उसने सबसे पहले फ्री में इंटरनेट दिया, सब फ्री में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एंड उसके आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसने पैसा चार्ज करना स्टार्ट किया। तो जियो बोलता है जिस पीरियड में मैं फ्री में दे रहा था ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बताओ क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? अभी मैंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली क्या होता है, एसेट को पुट टू यूज या वर्केबल कंडीशन तक लाने तक जो खर्चा होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जियो को लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए थे? टावर्स वगैरह, कनेक्टिविटी, वो सारा तो लग चुका था। अब वो फ्री में सर्विस बांट रहा है। फ्री में सर्विस बांटना, डू यू थिंक उन टावर्स को ऑपरेट करने के लिए जरूरी था? बिल्कुल नहीं भाई, वो रेडी थे तभी तो फ्री में बांट पा रहे हैं ना। इफ रेडी नहीं होते तो फ्री में बांटता भी कैसे? यानी उसका सेटअप तो रेडी था, वो फ्री में क्यों बांट रहे थे? मार्केटिंग करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ दिस इज अ डे टू डे एक्सपेंस, वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। उसने वही क्लेम किया था कि ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैं इसको कैपिटलाइज करूंगा एंड फिर डेप्रिशिएट करूंगा। बोलता नॉट अलाउड। आपका प्लेटफॉर्म रेडी था, इट वाज योर कॉल कि आप इसको फ्री में बांटो या नहीं बांटो। और एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक मॉल कंस्ट्रक्ट किया आपने, ठीक है? मॉल कंस्ट्रक्ट किया, बहुत सुंदर सा, बहुत लेविश सा मॉल। अब उसके लिए ओपनिंग सेरेमनी के लिए आपने दीपिका जी को बुलाया। अब फ्री तो आएंगे नहीं। उर्वशी रौतेला को भी बुलाया, ग्लैमर तो आपको चाहिए, ठीक है? फिर किंग खान को भी बुला लिया, थोड़ा और ग्लैमर बढ़ाया, एक दो पॉलिटिशियंस को भी बुलाया ओपनिंग सेरेमनी के लिए, बड़े बड़े गेस्ट, थोड़ा डांस वांस झिंचक हुआ, सबको खाना वाना खिलाया, ठीक है? आपको क्या लगता है उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में आपका कॉस्ट नहीं लगा होगा क्या? लगा होगा। मॉल तो स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने से पहले ये सारा काम किया, फिर फीता वीता कटवाया आपने, ठीक है? उसमें कम से कम सपोज आपका 50 लाख का खर्चा लग गया। अब ये 50 लाख का कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल? जो कैपिटल बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि मॉल की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, और जो रेवेन्यू बोल रहा है भैया मॉल की कॉस्ट में तो ऐड नहीं होगा, वो उसको अलग से खर्चा दिखाएंगे। क्या लगता है? मॉल तो बन के रेडी है भाई, किसने बोला इतना तामझाम करो? पंडित जी को बुला के हवन करो, किसने बोला? मत करो ना। मॉल तो ऑपरेशनल कैपेसिटी में था ही, आप सीधा स्टार्ट कर लेते। वो तो आपको अंदर में दुख दुख होता है कि नहीं यार ये सब नहीं किया, हिंदू माइथोलॉजी, कल को कुछ हो गया तो कोई अलग अलग आवाज आने लगी, मॉल गिर गया, उसके लिए नौटंकी करते हैं अपन, राइट? या फिर ये जो ग्लैमर को लेके आए ताकि अट्रैक्शन, लोगों को पता चले ऐसा कोई मॉल खुला है यहाँ, फिर वहां जाएंगे, सेल्फी यहीं पे खड़ा होके वो किया था। तो मॉल तो ऑपरेशनल था ना। समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंसेप्ट क्लियर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे फ्यूचर अर्निंग को बढ़ाएगा प्लस कॉस्ट को कम करेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो सिर्फ अर्निंग को मेंटेन करता है, ना तो बढ़ाता है ना कॉस्ट कम करता है, और वो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है। आई बात समझ में? उसको अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? तो आप देखो लिखेंगे डिस्टिंग्विश, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं।
difference between पेन अजीब सा चल रहा है। ये इसलिए जरूरी है जानना आपको क्योंकि आगे चल के जब बड़े चैप्टर करोगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि मेरा रेवेन्यू खर्चा है तो यानी तो मेरा एक्सपेंस हुआ और कैपिटल खर्चा है। तो एक बात बताओ, चार पिलर्स थे, हमने सब डिस्कस किया, एक पॉइंट रह गया। चार पिलर थे, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से पिलर में आएगा? एक्सपेंसेस में आएगा ना, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वो तो एक ही साल से रिलेटेड है तो वो मेरे एक्सपेंसेस में आएंगे। कैपिटल एक्सपेंसेस किधर आएंगे? चार पिलर है बाबा। लाइबिलिटी कैसे वो वापस पैसा थोड़ी देना है। सपोज मशीन खरीदा तो वापस थोड़ी देना है। मशीन परचेज करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्यूचर बेनिफिट आएगा, अर्निंग बढ़ेगा। तो मैंने क्या बोला, फ्यूचर में कुछ भी आएगा तो वो तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारे लिए क्या बन जाता है? एसेट्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। इज इट क्लियर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोल सकता हूं कोई भी ऐसा खर्चा जो लॉन्गर पीरियड के लिए हम लोग करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मोर देन 1 ईयर के लिए तो करते हैं। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो इंटेंशन है मोर देन 1 ईयर के लिए वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका सिर्फ 1 ईयर के लिए आपने किया है, हर साल करना पड़ेगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एनी एक्सपेंडिचर incurred to provide a benefit of more than one accounting period is capital expenditure. Any expenditure incurred to provide a benefit of more than one accounting period, एक साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा कोई भी चीज तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? तो रेवेन्यू क्या होगा? एक साल तक ही। एनी एक्सपेंडिचर incurred to provide benefit during the current period, ये सिर्फ करंट पीरियड के लिए और ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, ये ध्यान रखना। is revenue expenditure. These expenditure increases
the earning capacity of business or reduces the operating cost of business। या तो मेरा अर्निंग बढ़ाएगा या मेरा डे टू डे का खर्चा कम कर देगा। क्लियर है? वेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं? यस, these expenditure are incurred to maintain the earning capacity of the business। कौन सा रेकरिंग होता है और कौन सा नॉन रेकरिंग होता है? रेकरिंग का मतलब जो हर साल होता है और नॉन रेकरिंग मतलब जो कभी कभी होता है। इज इट क्लियर? Capital expenditures are non-recurring in nature, whereas revenue expenditure क्या होगा? क्या भैया ये छोटा सा चैप्टर क्यों कराया? अरे भाई 4 मार्क का आ गया तो फिर आप बोलते हो कि मार्क्स नहीं आया क्योंकि हम छोटे छोटे चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो फिर दुख लगता है राम शिट। और वहां पे क्लैरिटी नहीं आता, कुछ भी बना के आते हैं डिस्टिंग्विश में, एक ही पॉइंट को 2 बार घुमा देते हैं और अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि वो चेकर तो बुद्धू है, उसको कुछ आता ही नहीं है, साइंस स्ट्रीम वाला होगा वो ऐसे ही मार्क्स दे देगा। तो आना चाहिए, घर पे लिखा हुआ रहेगा तो आएगा। Capital expenditures are treated as assets। एसेट्स हुआ ना ये तो अपना। Revenue expenditure are treated as expense to find out net profit of the business। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए यूज करते हैं अपन, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है? एग्जाम्पल, purchase of machine, treated as expense to find out net profit of the business। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल बोलो। रेंट, सैलरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे खर्चे।
आई होप क्लियर है कि बिजनेस में जब पैसा जाता है, जब आप खर्चा करते हो, तो कुछ खर्चे एसेट्स बनाएगा और कुछ एक्सपेंसेस सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड। इफ कोई भी एक्सपेंस जो आपका फ्यूचर को देख के किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो सिर्फ करंट ईयर के लिए किया है आपने, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? फ्यूचर में कुछ भी मिलना है या आना है तो तुम्हारे लिए क्या होगा? एसेट्स। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो वो एसेट्स है। फ्यूचर में कुछ भी जाना है तो इट इज अ लायबिलिटी। इज इट क्लियर? एकदम फंडा क्लियर है? उसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट्स होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है। डिफरेंस बिटवीन, योगेश सर को बोल बात कर ले। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब यहाँ रिसिप्ट्स है यानी पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा। तो बिजनेस में दो तरीके का पैसा आता है। एक होता है जो हर बार, हर दिन, हर महीना, हर साल आएगा, और एक आता है कभी कभी इनफ्लो होता है। जैसे कि बिजनेसमैन बिजनेस में जब पैसा लगाता है, क्या वो हर साल बिजनेस को पैसा देता है क्या? नहीं ना, कभी कभी इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस में। तो कैपिटल वो क्या हो गया, कभी कभी आ रहा है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं ना, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है। बट जो पैसा हर साल बिजनेस में आता है, जैसे गुड सेल करके इंटरेस्ट रिसीव करना, इफ आपने कहीं किसी को उधार दे रखा है तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आई बात समझ में? जो रेकरिंग इन नेचर है, जो होता ही रहेगा बिजनेस में, हर दिन हर महीना आपको मिलेगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। लेकिन जो बिजनेस में कभी कभी मिलेगा आपको, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट। जैसे बैंक लोन लेना, बैंक लोन लेना कैपिटल रिसिप्ट्स होगा या रेवेन्यू रिसिप्ट्स? कभी कभी लेते हैं, हर दिन थोड़ी ना बैंक लोन लेते रहेंगे, नहीं लेंगे ना। आई बात समझ में? बट डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, वो बिजनेस का डे टू डे वाला पार्ट है। आई बात समझ में? तो कैपिटल रिसिप्ट, बैंक लोन लिया, मालिक से पैसा लिया, बिजनेसमैन से बिजनेस में पैसा लिया, आपको नहीं लगता ये सारा वो पैसा एक पॉइंट के बाद चुकाना पड़ेगा? लोन लिया है तो रीपे भी तो करना पड़ेगा। यानी एवरी कैपिटल रिसिप्ट इज अ लायबिलिटी फॉर यू। हेडेक बढ़ा रहा है वो आपकी। बिजनेसमैन से बिजनेस में पैसा लिया, हर दिन तो नहीं लोगे ना, आज इन्वेस्ट करवा लिया, 2-3 साल बाद होगा, 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, समझ में आया? तो कैपिटल रिसिप्ट्स इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। कोई भी लोन लेना, आपने शेयर्स वाला चैप्टर 12 में पढ़ रखा होगा, वहां कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, डिबेंचर्स इश्यू करती है। तो डिबेंचर्स इश्यू करने से बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, बट क्या कंपनी हर साल डिबेंचर इश्यू करती है क्या? नहीं करती है ना। तो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो पैसा हमें वापस रिटर्न करना है। बट रेवेन्यू रिसिप्ट क्या रिटर्न करना होता है क्या? वो मेरे करंट ईयर का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। जैसे गुड सेल करके पैसा आया, तो गुड सेल करके जो पैसा आया, इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब उसमें से तुम बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तभी तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। इज इट क्लियर? सो कैन आई से कैपिटल रिसिप्ट इज अ नॉन रेकरिंग, whereas revenue receipt is a recurring. कैपिटल रिसिप्ट आपके बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, whereas रेवेन्यू रिसिप्ट एक इनकम है। तो आपको नहीं लगता आपके चारों पिलर्स कवर हो गए? क्योंकि बिजनेस में या तो इनकम होता है या खर्चा होता है, या पैसा आएगा या पैसा जाएगा। इफ पैसा आ रहा है एंड वो रेकरिंग है तो वो इनकम है, बट इफ वो नॉन रेकरिंग है तो वो आपके लिए क्या है? पैसा आया बट वो नॉन रेकरिंग है, लाइबिलिटी। आया आया तो लाइबिलिटी, पैसा आया, जैसे कि लोन, बैंक लोन, पैसा आ रहा है ना, क्या वो हर दिन आएगा क्या? बट ऑब्लिगेशन है, रीपे करना पड़ेगा ना। तो जब पैसा आता है या तो वो इनकम होगा या फिर लाइबिलिटी होगा। इफ वो हर दिन आएगा तो इनकम,
बट वंस इन अ ब्लू मून वाला है जिसको रीपे करना है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। अब पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो दो ही चीज होगा, या तो खर्चा है या वो एसेट बनाएगा आपका, राइट। या तो एसेट क्रिएट करेगा या फिर वो आपके लिए एक्सपेंस है। जैसे कि सपोज आप मार्केट में गए, रेस्टोरेंट में कुछ खाया, पैसा गया, ठीक है। आप मार्केट में गए, आपने अपने लिए एक आईफोन परचेज किया, एसेट है। दोनों में पैसा तो गया ना, बट पैसा जब जाता है दो ही चीज क्रिएट करेगा आपके लाइफ में, बिजनेस में, या तो वो आपके बिजनेस का एक्सपेंस होगा या फिर एसेट होगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक्सपेंस है या एसेट है? यस, अगर करंट ईयर का ही बेनिफिट है तब वो एक्सपेंस है, बट फ्यूचर में भी बेनिफिट देगा तब वो एसेट है। इज इट क्लियर? अब इनकमिंग, ये तो होगा आउटगोइंग की बात। इनकमिंग, पैसा आ रहा है, डेली आएगा तुम्हारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम। बट लोन, कैपिटल रिसिप्ट, रीपे करना है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। आई बात समझ? जैसे दो तरीका है, पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं वीकली या मंथली, ताकि आप ट्यूशन जा सको, बुक्स खरीदो, छोटे मोटे अपने एक्सपेंसेस बियर कर लो, राइट। पैसा आया आपके पास, बट वो पैसा आपके लिए इनकम है, ये तो मेरा पैसा है, मैं तो नहीं दूंगी, या मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है। कल को आपके घर पे कोई गेस्ट आए, बड़े आए, आपने उनको प्रणाम किया और आपको पैसा मिला, बर्थडे वाले दिन पैसा मिला, वो सब आपके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। लेकिन पापा ने आपको प्रॉमिस किया था कि बेटा एक बार 12th में अच्छा स्कोर लेके आ जा, फिर मैं तेरे को क्लासेस के लिए एक्टिवा दिलाऊंगा। बट पापा को अब बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है, लेकिन तुमको तो जे पापा, ये तो चीटिंग है, आप बोला था दिलाएगा ना, आप दिलाओ। लेकिन पापा बोलता मेरे को जाना है बिजनेस ट्रिप पे, आके दिला दूंगा। भरोसा ही नहीं है ना, अपने हुए तो क्या हुआ, अपनों पे तो भरोसा नहीं होता, अब नहीं है भरोसा। बोलता कैसे भरोसा करेगा, आप पैसा रख के जाओ। पापा तुमको 1 लाख रुपए दे के जाता है, ठीक है। जब मैं आऊंगा वापस तो साथ में जाएंगे मार्केट, एक्टिवा लेके आएंगे। अब वो 1 लाख रुपए भी तो तुम्हारे पास पैसा आया है ना, बट डू यू थिंक आज 1 लाख आया, फोन किया दोस्त को, चल भाई हो गया काम, मॉल में शॉपिंग, फिर पार्टी, फिर अगले दिन फिर पार्टी, धमाकेदार, जब तक 4-5 दिन पापा नहीं आते अपने पास 1 लाख है, टेंशन नहीं है, ऐसा होगा क्या? 5वां दिन पापा आया, हिसाब लिया, 1 रुपए भी इधर से उधर है ना, सुताई चालू, राइट। तो वो पैसा, डू यू थिंक गिविंग ए प्लेजर टू यू, इट्स गिविंग एन हेडेक टू यू, कि कल को इधर इधर हो ना जाए, फिर तो लग जाएगी। यानी वो ऑब्लिगेशन है, पापा को रिटर्न करना है, सो दैट एक्टिवा लेके आ सके। दोनों चीज में पैसा आया, पॉकेट मनी भी पैसा आ रहा था, और ये एक्टिवा के लिए जो पैसा आया वो भी तो आया ही ना, बट दोनों में डिफरेंस है। एक कहीं पे भी खर्चा कर, इट्स एन इनकम फॉर यू, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। बट एक में ऑब्लिगेशन था, अरे भाई कुछ होना नहीं चाहिए, हेडेक है, टेंशन है, रिटर्न करना है मुझे, तो इट्स अ लायबिलिटी। इज इट क्लियर? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। कोई भी पैसा इनफ्लो आपके बिजनेस में हो रहा है जो आपको हेडेक दे रहा है, टेंशन दे रहा है कि फ्यूचर में रिटर्न करना है, तो इट्स अ लायबिलिटी, ठीक है। बट पैसा आया, कोई टेंशन नहीं है, कहीं पे भी खर्चा करो, देन इट इज अ इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आई होप इट इज क्लियर। तो लिखना, receipts which are recurring in nature, जो हर दिन, हर महीना, हर साल होगा, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे। Receipts which are non-recurring in nature, treated as income, treated as
लाइबिलिटी, एग्जाम्पल receipts from sale of goods, interest income, एक्सेट्रा। इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? किसी को आपने लोन दे रखा होगा या इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो हर महीना हर साल ही मिलेगा आपको। obtained लोन, कोई भी लोन लिया चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, रीपे करना है तो इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट्स, ऑब्लिगेशन है। देन ओनर्स कंट्रीब्यूशन, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हर दिन तो नहीं बेचेंगे ना भाई, कभी कभार बेचेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया व्हाट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स? एकदम फंडा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज का डिस्कशन क्लियर है कि 4 पिलर्स थे, इस चारों पिलर्स को हमें क्लासिफाई करना सीखना, बिकॉज जब तक आप बिजनेस में इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, उसको क्लासिफाई करना नहीं सीखोगे, आप कभी भी लास्ट में जाके फाइनल अकाउंट नहीं बना पाओगे, हमेशा सिली मिस्टेक होगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको मुझे ऐसे ट्रीट करना है, इनकम ट्रीट करूं, लाइबिलिटी करूं या क्या मानूं। बट अब क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि मैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन को पढ़ के समझना है मुझे, क्या ये मेरा फ्यूचर का है बेनिफिट या फिर क्या। इफ करंट पीरियड का है तो इनकम या एक्सपेंस होगा, एंड फ्यूचर से रिलेटेड है तो वो एसेट या लाइबिलिटी होगा, राइट। अब कंफ्यूजन ये भी होता है, चलो करंट पीरियड का मैं इसको इनकम मानूं या एक्सपेंस मानूं। इफ आया है तो इनकम, जा रहा है तो एक्सपेंस। वैसे फ्यूचर से रिलेटेड है, एसेट लाइबिलिटी क्या मानूं मैं। इफ मेरा पैसा गया है तो एसेट, इफ आया है तो लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेशन में व्हाट विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। आप अच्छे से इसको रिवाइज करके आना, सो दैट नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा इसको रैप अप कर लेंगे, एंड टाइम परमिट किया तो विल टच द कंटिजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी वाला पार्ट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।